बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और काबीना में दरारें पड़ रही हैं। काबीना के अंदर जो डिस्कशन होती है, अभी काबीना का इजलास ख़त्म नहीं होता और वो पब्लिक हो जाती है और शाम को उस पर टॉक शोज़ हो रहे हैं। अगर हम गिरोहों की बात करें तो अगर गिरोह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं तो वही गिरोह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी हैं। इस सारी सिचुएशन पे बात करने के साथ इसको हम लिंक करेंगे एपीसी के साथ। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और अगले हफ्ते के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्या हुकूमत को ये लोग अब अंडर प्रेशर कर सकेंगे, कीपिंग इन माइंड के बिल भी, बजट भी पास होने जा रहा है। और लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे पबजी की जो वीडियो गेम है उसके ऊपर, जो कि डैमेज कर रही है फैब्रिक पाकिस्तान का, पाकिस्तान की यूथ को फ्रस्ट्रेट कर रही है और डिस्ट्रॉय कर रही है। इसको बैन करने के लिए लाहौर पुलिस ने इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने रिटन लिखा है पीटीए को कि आप इस गेम को पाकिस्तान के अंदर और ऐसी तमाम गेम्स को पाकिस्तान के अंदर बैन करें। इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है कवल शोजब ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एहसान अफजाल खान ने, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सलमान आबिद ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। और प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में मुझे ज्वाइन करेंगे अशफाक अहमद खान, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है कवल शोजब ने, एहसान अफजाल खान ने और सलमान आबिद साहब ने। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। कवल, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काबीना के अंदर कहा जा रहा है कि जी दरारें पड़ रही हैं, ग्रुपिंग हो रही है। जो बात काबीना के अंदर होती है, अभी काबीना की मीटिंग ख़त्म भी नहीं होती, वो भी पब्लिक होने लग जाती है। सो बहुत सारे ऐसे वज़रा हैं जो दूसरी वजारतों के ऊपर नज़रें गाड़े बैठे हैं कि कौन सा मौका मिले और वो उस पर काबिज़ हों। क्या एनालिसिस आप इस पे देती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मंसूर। देखिए, मैं तो इस चीज़ के से एग्री नहीं करती कि दराड़े पड़ी हैं। ओके। लेकिन ऊपर जाना या नीचे आना है, वो डेमोक्रेसी में जब भी कोई डेमोक्रेटिक जमात हो तो हर एक के पास स्कोप होता है, हर एक के पास अपॉर्चुनिटी होती है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हर बंदे के लिए एक विंडो खोली हुई है। अगर आप देखें, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, वो अनप्रेसिडेंटेड है। बिकॉज पाकिस्तान में, और मैं ये बड़े जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को अभी सिर्फ 21 महीने हुए हैं। इससे पहले तो यहाँ पे फैमिली लिमिटेड पॉलिटिक्स होती रही है, फैमिली पार्टीज यहाँ पे रही हैं और लोगों को डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वो वोट लेती रही हैं। लेकिन जो एक डेमोक्रेसी या उसके डेमोक्रेटिक असूल होते हैं, वो कभी भी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। अब आप देखिए, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए तो उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह रखी और अपनी काबीना में जिन लोगों को शामिल किया उनको ये बात बता दी गई कि आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी, और अगर मुझे कहीं पे कोई झोल नजर आया या मेरे सेटिस्फेक्शन ना हुई तो फिर आप काबीना से बाहर हो सकते हैं। और उसका प्रैक्टिकल मुजाहिरा आपने देखा, और 2-3 दफ़ा देखा कि रीशफलिंग हुई और अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। तो उस वजह से बहुत सारी MNAs को भी अपनी परफॉर्मेंस पे वो नज़र रखते हैं और बहुत सारे वज़रा भी अपनी परफॉर्मेंस और दूसरों की परफॉर्मेंस पे भी नज़र रखते हैं। लेकिन कतई इसका ये मकसद नहीं है कि कोई दरारें पड़ गई है या लोग जो है वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने लोग बात करते हैं, अपनी सजेशंस देते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, हार्श हो या सॉफ्ट हो, क्योंकि ना उनके वहाँ भतीजे बैठे हुए हैं, ना बेटे बैठे हुए हैं, ना उनकी बहनें बैठी हुई हैं। वहाँ पर सब हमारे जैसे उनके पॉलिटिकल वर्कर्स बैठे हैं। और जो दूसरे जिनके ऊपर एक खास तनकीद आती है कि जी सिलेक्टेड आ गए सारे, वो सब टेक्नोक्रेट्स हैं और पार्टी और पाकिस्तान से सिंसियर है और वही कोशिश करते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में अपनी बेस्ट इनपुट दें। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आई गॉट योर पॉइंट। बाय नहीं करती, यू डोंट एग्री ऑन दैट। ठीक है, ठीक है। एहसान, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊं, आप लोग ये जो कह रहे हैं ना कि जी हुकूमत अब अपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो रही है और हम लोग अब गवर्नमेंट को कॉर्नर कर लेंगे, आपने बिल्कुल कवल की बात सुनी। दे आर रेडी फॉर यू ऑल। वो कहते हैं आप लोग जितने मर्जी तैयार हो जाएं, हम लोगों को अभी आप नहीं कर सकेंगे और अभी सिर्फ हमें डिलीवर आते हुए रियल मानी में जमहूरियत को आए सिर्फ 21 महीने हुए हैं। सो आप इसको डिरेल करने की कोशिश ना करें। जी देखिए, हम तो ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे डिरेल करने की। हम तो चाहते हैं कि इनको पूरा मौका मिले, ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। लेकिन बदकिस्मती से जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो इस तरह के इश्यूज अराइज हो जाते हैं और इनके अपने MNAs जो हैं वो फट पड़े हैं फ्लोर ऑफ द असेंबली पे, उनको ये बोलने भी नहीं देते।
उनका माइक भी ये नहीं खोलते। और फवाद चौधरी साहब ने तो क्लियर कट कहा कि निज़ाम हमारे से नहीं चल रहा और टीम बनाना जो है वो लीडर का काम है, लेकिन टीम जो है वो बनी नहीं और बड़े जो लीडरान हैं उनकी आपस में लड़ाई है, यहाँ तक कि वजीर खजाना को असद उमर को निकाला गया और एक कंस्पिरेसी के तहत निकाला गया और अगला बंदा आया। और ये देखें, ये सारा कुछ जो ये उन्होंने बयान किया, हाँ। ये असल में एक्सप्लेनेशन है इनकी परफॉर्मेंस की। ठीक है, जो परफॉर्मेंस है हाँ। वो साबित हो गया इस चीज से कि ये इनकी टीम ही नहीं सेट हुई, आज भी नहीं सेट हुई, अभी भी एक स्ट्रगल चल रहा है। और यही नतीजा है कि इनका किसी इशू के ऊपर आप बात कर लें, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप बात कर लें, पॉवर्टी लाइन के ऊपर, लोकस के ऊपर, टिड्डी दिल के ऊपर, जब शिप डूब रहा होता है हाँ। तो लोग छलांगे मारते हैं और नारे मारते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर टीम ला रहे हैं, आप लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो डिलीवर नहीं कर रहा हम उससे बेहतर लेकर आ रहे हैं। सो इसमें रीशफलिंग ऑफ टीम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, एक और सवाल पूछ लें। जी कंवल बताएं। चौधरी की बातों को अगर ये इतना सीरियस लेते हैं तो जो उन्होंने इनके बारे में कहा फिर उसको भी उसी तरह इंडोर्स। एहसान, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंवल की, वो लोग सीरियस नहीं ले रहे, आप लोग वैसे जरूरत से ज्यादा ठहरे। मुझे जरा सलमान आबिद का इस पे बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस होगा। सलमान साहब, एक तो ये जो सारी कहानी शुरू हुई है ना फवाद चौधरी साहब की, जो इन्होंने वो इंटरव्यू दिया था उसके बाद से शुरू हुई है। जी मैं आ रहा हूं एहसान, आपके पास मैं आपके पास 1 मिनट दोबारा आता हूं। सलमान भाई मुझे बताइएगा, क्या मतलब एक वजीर ऐसी स्टेटमेंट देगा और उसके बाद पूरा निज़ाम रैप अप हो जाएगा? क्या वाकई ऐसी है जमहूरियत हमारे मुल्क की? देखिए, मसला सिर्फ फवाद चौधरी का नहीं है, फैसल वाडा को ले लें, अली जैदी को ले लें, आप जिसको भी उठा के देखना चाहेंगे, एक वजीर दूसरे वजीर से बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की बात करता है। ठीक है, और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि हुकूमती मौक़िफ़ के मुकाबले में, पार्टी मौक़िफ़ के मुकाबले में वो ज़ाती मौक़िफ़ जो है वो पेश कर रहे होते हैं, जिससे पार्टी का एक रंग जो है और या हुकूमत का जो रंग है उसके अंदर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, देखिए बात बड़ी सीधी सी है, अगर आपकी पार्टी, आपकी कैबिनेट, आपके वुज़रा, आपकी हुकूमत किसी डिसिप्लिन में ना आए और हर शख्स अपनी अपनी बोली बोलना शुरू हो जाए तो फिर हुकूमत चलाने वाला जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी ये कमल कह रही थी कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब इतवार वाले दिन, जो अगले 2 दिन में, वो तमाम अरकान को बुलाकर एक डिनर का इत्माम कर रहे हैं, तहादियों से मिल रहे हैं, अपने अरकान असम्बली से तहफ़्फ़ुज़ात कल उन्होंने इजलास किया, सबको यकीन दहानी कराई है कि डेवलपमेंट फंड हम बहाल करने वाले हैं, ये इशूज़ बजट पास कराना है। हाँ। तो इशूज़ तो है ना। अच्छा, ये कोई इशूज़ अनहोने नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के अंदर भी रहे हैं, लेकिन मसला PTI का ये है कि यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो हुकूमत और पार्टी के मुकाबले में अपनी ज़ाती सियासत करते हैं। जब वो ज़ाती सियासत करते हैं तो फिर ये चीज़, मतलब फवाद चौधरी साहब अगर बहुत ज्यादा एतराज है तो वो एतराज तो फिर पार्टी फोरम पे कर सकते हैं ना। अगर आप मीडिया के अंदर लाके वजीर आजम पे भी तनकीद कर रहे हैं कि वो टीम दुरुस्त ठीक नहीं कर रहे, उन्होंने पंजाब में उस्मान बुज़दार को ठीक वहां पे नहीं रखा हुआ, वो किसी और को नहीं रखा हुआ, तो इसका फायदा तो फिर अपोजिशन उठाएगी। तो ये रिव्यू तो बुनियादी तौर पर खुद PTI को करना है कि कितनी लिमिट है अपनी बात करने की, और उसका नुकसान फिर पार्टी को जो होगा उसको कैसे हमने डील करना है। कंवल, मुझे एक चीज बताइएगा थोड़ा सा, लेट मी टेक दिस थिंग राइट फ्रॉम डे वन। हम लोग देखें, हम लोग क्रिटिसिज्म उस्मान बुज़दार पे करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, कभी जात के ऊपर हम लोगों ने नहीं क्रिटिसिज्म किया। क्या वजह है कि इवन फवाद चौधरी की अगर हम बात करें या टू दैट एक्सटेंट और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुल्तान बेल्ट की साइड से, सराइकी बेल्ट की, दे डोंट लाइक हिम टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड दे मेक श्योर कि हर फोरम पे ऑफ रिकॉर्ड ये बात करें कि जी ही इज नॉट डिलीवरिंग और वो तो जी सिर्फ खान साहब की पसंद है, दैट्स व्हाई ही इज देयर। क्यों, ये क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली तो मैं फवाद चौधरी का क्लियर कर लूं, एक तो मेजॉरिटी अथॉरिटी कैबिनेट की 99% लोग एक तरफ हैं और फवाद चौधरी साहब बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके बात करते हैं, तो उसको हम ना एज हुकूमती तर्जुमान बाय करते हैं ना वजीर आजम उसको बाय करते हैं। एग्रीड। वो उनका जाती राय हो सकती है, लेकिन हुकूमत के पर्सपेक्टिव में उसको हम बिल्कुल उसको रिजेक्ट करते हैं स्ट्रांगली। ठीक है। और अपोजिशन को वो इसलिए अच्छी लग रही है बात कि शायद उनके दिल के बड़े करीब है, तो जब वो अपोजिशन पे तनकीदें करते थे उस वक्त फिर अपोजिशन को चीखें नहीं मारनी चाहिए थी, उस वक्त भी उनको ऐसे ही अपना पीर बनाना चाहिए था। ठीक है। दूसरी बात जहां तक आई है उस्मान बुज़दार साहब की, देखिए इस मुल्क में एलिटिस्ट कैप्चर रहा है। इस मुल्क में मैंने आपको कहा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती रही है, दो जो या चंद खानदानों ने कब्जा किए रखे है। बेसिकली हम लोगों को आदत पड़ गई है कि गुलाम इब्ने गुलाम और फिर इब्ने गुलाम के, अगर नवाज शरीफ का बेटा या उसकी बेटी होगी तो वो सही होगी,
अगर जरदारी का बेटा होगा तो शायद उसी को ही आता होगा। हालांकि डेमोक्रेसी में ये बातें एब्सर्ड समझी जाती हैं, गलत समझी जाती हैं कभी, इसीलिए दूसरे जो माशरे हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल कर गई और पाकिस्तान या हमारे जैसे दूसरे मुल्कों में नहीं कर सकी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के नाम पे यहाँ अथॉरिटेरियन रजीम्स और दूसरी इसी तरह के तमाशे करते रहे। तो इनका उस्मान बुज़दार किसी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आए नहीं है, किसी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के वो बेटे नहीं है, किसी पहले साबिक किसी सदर के या साबिक वजीर आजम के वो बेटे नहीं है, इसलिए हर बंदे को मौका मिला हुआ है उसको सॉफ्ट टारगेट बनाने का। और ये रिफ्लेक्ट करता है उस सोच को जो अभी इस मुल्क में तब्दील करने की जरूरत है। एक डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रवैये इनकलकेट करने की जरूरत है जो टाइम के साथ आएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा है और जिम्मेदारी से कहा है, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी की स्टूडेंट रही हूँ, कि 21 महीने पुरानी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। अगर मेरा बाप या मेरा दादा कोई सियासतदान नहीं था और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो ये डेमोक्रेसी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में। पॉइंट आ गया आपका। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली, मंसूर मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, हम जब असेंबली में होते हैं तो मैं एज ए मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसका नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मैं इस चीज को बहुत रोजाना एक्सपीरियंस करती हूँ, ट्रेजरी बेंचेस पे भी, अपने कोलीग्स के साथ भी और अपोजिशन बेंचेस से। जब हम खड़े होकर बात करें हमारा मजाक उड़ाया जाता है, ये जी नए आए हैं, इनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये कहां से उठकर आ गए, हम तो 8 दफा के यहाँ पे आए हुए, हम तो 10 दफा के आए, हमारा तो दादा भी ये था। इस चीज को लोग फखरिया बताते हैं कि हम यहाँ 10 दफा ले चुके हैं, 8 दफा। कमल आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मुझे हमने सिफर है, लेकिन हमारे तो खानदानी हम सियासतदान है, इसलिए हम सही हैं, आप सब गलत। ठीक हो गया, मुझे बिल्कुल आ गया। एहसान, मुझे डेमोक्रेसी कहाँ है अभी? ठीक हो गया। एहसान, मुझे एक चीज बताइएगा, अभी ये एक बड़ी बात हो रही है डिवीजन की, बिल्कुल सही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें, मरियम नवाज का एक ब्लॉक है, शहबाज शरीफ का ब्लॉक है, हमजा का ब्लॉक है एंड ऑल दैट। सो अगर गवर्नमेंट बेंचेस के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं और वो सारे ब्लॉक अंडर इमरान खान हैं, जिस तरह PMLN में सारे ब्लॉक अंडर नवाज शरीफ हैं और पीपल्स पार्टी में सारे ब्लॉक अंडर आसिफ अली जरदारी हैं, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? ये तो जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन सबसे पहले तो हमारे कोई ब्लॉक्स नहीं है, ये ब्लॉक्स हमेशा जो है ये गवर्नमेंट को नजर आते हैं, लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट है पार्टी के वो शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है, वो ऑपोजिशन लीडर हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कायद हैं ओवरऑल। तो हमारे कोई, और आपने देखा होगा कि हमारे कभी भी मीडिया पे बयानात एक दूसरे के खिलाफ नहीं आए, खास तौर पे लीडर्स के लेवल के ऊपर। कोई जिस तरह अभी आपको नजर आ रहा है कि लोग फट पड़े हैं, और फवाद चौधरी की जो भी रेवलेशन थी, इन्होंने बुज़दार के बारे में बड़ी बातें की। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी, मैं आपको हकायक अच्छी बातें की हैं वैसे। जो हमारा आखिरी जो साल था, अभी कुछ अर्सा पहले 8 बिलियन हमने स्पेंड किए डेवलपमेंट के ऊपर। इनके 2 साल जो पंजाब में इन्होंने गुजारे हैं, 360 अरब रुपया ये खर्च नहीं कर सकते। हमारा 1 साल इनके 2 सालों पे हावी है। साउथ पंजाब से वो बिलोंग करते हैं, उस पर सियासत करते रहे। साउथ पंजाब का बजट 50% इन्होंने कम रखा है इस साल, तो उनकी परफॉर्मेंस पंजाब में कहीं नजर नहीं आ रही। अब आप उनको कहें कि जी वो साउथ पंजाब से हैं, वो बड़े टैलेंटेड हैं, पहले मुगदिया दौर था, तो ये जो आपकी बातें हैं अवाम नहीं बाय करेगी। आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, रिजल्ट दिखानी पड़ेगी। हर शहर डिटीरियोरेट कर रहा है, सड़कें टूट गई हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स हमने छोड़े हुए थे 80%, वो आप 10%, 20% भी नहीं कंप्लीट कर पाए। किसी किस्म की डेवलपमेंट कहीं नहीं नजर आ रही। तो ये परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है। और आपने अपना भी कहा कि आप लोग जो है, हम आपके ऊपर इल्जाम देते हैं कि आप लोग कोई नए आए, इनएक्सपीरियंस्ड आए, तो हम आपको नहीं इल्जाम दे रहे, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। टिड्डी दल छोटा सा मसला था, अब इतना बड़ा बन गया है कि 800 अरब का नुकसान हो सकता है। आपका कोरोना से पहले 55 लाख बंदा अनएम्प्लॉय हो चुका था, ठीक, इस वक्त कोरोना के बाद 75 लाख एडिशनल अनएम्प्लॉय हो सकता है। पाकिस्तान आपका इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि कोरोना से पहले 40% तक पॉवर्टी लाइन पे पहुंच चुका था पाकिस्तानी जो गरीब आदमी है। इतना ज्यादा नोटेड, ठीक हो गया, के बाद 50% पे बढ़ सकता है। आपका पॉइंट आ गया। कहने का मतलब ये कि हमारे साथ नंबर्स पे बात करें, नंबर्स पे बात करनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी कर दिया आपने मुल्क को, ठीक हो गया। अच्छा सलमान साहब, मुझे एक चीज बताएं, सुप्रीम कोर्ट, लेट्स जरा थोड़ी देर के लिए सियासत को छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 20 लोग हुकूमत को यरगमाल नहीं बना सकते, इनसे हुकूमत से पूछें वो क्या चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़े रिमार्क्स हैं। वो 20 लोग जिनका शायद हम सबको पता है,
चाहे हम हुकूमत में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे मीडिया में हो, और वो सुप्रीम कोर्ट भी आज पॉइंट आउट कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अदालतों का जो ये इख्तियार है ना, और ये जो कमेंट्री है, इसको पसंद नहीं करता कि वो एग्जेक्टिव के मामलात में इस तरह की कमेंट्री करें। ठीक है, ये एग्जेक्टिव के मामलात हैं, वो वोट लेके आए, वो जवाब दे हैं, अच्छा करें बुरा करें, ये इस तरह से जब ये मामलात चलाते हैं ना, तो फिर वो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल क्लैश की सूरत हाल बन जाती है। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना मंसूर काजी साहब के, पाकिस्तान में गवर्नेंस एक क्राइसिस है। PMLN की गवर्नेंस भी हमने माशाल्लाह देखी है, जिस अंदाज से उन्होंने गवर्नेंस की है उसकी बर्बादी के कहानियां भी हमारे पास तो मौजूद है। अगर किसी वक्त ये सुनना चाहें तो हम सुनाने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो किया वो भी हमारे साथ। अभी कमल शोजब साहब ने कहा अब बुज़दार साहब के बारे में, मैं सिर्फ उनके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। कल की 7 बजे के करीब या 6:30 बजे के करीब यह ऐलान होता है कि रात 12 बजे के बाद कीमत जो है पेट्रोल की वो 100 रुपए और 10 पैसे हो जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कोमल साहिबा, कल लाहौर के अंदर, कम अज़ कम मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, पूरे पंजाब का मैं नहीं मान रहा, सिर्फ लाहौर के अंदर 60% पेट्रोल पंप रात 8 बजे 9 बजे के करीब बंद हो चुके थे और किसी ने पेट्रोल नहीं दिया। और जिसने पेट्रोल दिया उसने 500 रुपए का पेट्रोल दिया और कहा जी 12 बजे के बाद आके आप 100 रुपए का पेट्रोल लें। अब सवाल यह है कि कहाँ थे बुज़दार साहब, कहाँ थी पंजाब की गवर्नेंस, कहाँ था उसका मॉनिटरिंग सिस्टम? जो चीज़ 12 बजे तक इतलाक होनी थी, आपने 4 घंटे तक लोगों को यरगमाल बनाया, लोगों को आपने पेट्रोल नहीं दिया। पेट्रोल की वो दुकानें जो हैं, पेट्रोल पंप जो है वो 4 घंटे बंद रहे और जैसे ही 12 बजे और वो सारे के सारे खुल गए। अब ये वो गवर्नेंस के सवालात हैं, ये वो गवर्नेंस के सवालात हैं जिस पे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई कहाँ है आपकी गवर्नेंस? आपने क्यों नहीं मॉनिटर किया कि क्या वजह है कि 4 घंटे तक लाहौर के 60% पेट्रोल पंप बंद रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि जी नहीं गवर्नेंस बहुत अच्छी है। तो इस तरह से तो लोगों का इत्मीनान इस गवर्नेंस पे नहीं बहाल हो सकेगा। बिल्कुल ठीक। कमल, मुझे जरा इस पे जवाब भी दे दीजिएगा जो सलमान आबिद ने कहा। और मैं एक चीज़, मुझे आप यकीन करें ऑन पेट्रोल, मैं आपको बिल्कुल खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैं बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज आप लोगों के साथ जो हुआ है वो शायद आपको भी नहीं समझ आ रही। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने कल देखा नदीम बाबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा 18 मई को PSO ने जो बाय किया वो 21.7 सेंट्स के ऊपर किया। 28 मई को इन्होंने किया 31.27 सेंट्स पर और 20 जून को इन्होंने किया 44.54 सेंट्स पर इंपोर्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊं, पहले पेट्रोल की प्राइस थी 74.52 पैसास, जिसके अंदर बेस प्राइस जो पेट्रोल पंप डीलर्स के पास जो दे रहे थे वो थी 24 रुपए, उसके ऊपर टैक्स पड़ता था 54 रुपए का, 41 रुपए का, और जो बाकी के कॉस्ट है वो थी 13 रुपए। अब बेसलाइन, अब प्राइस हो गई 100 रुपया 11 पैसे, बेसलाइन 45 रुपए, टैक्स 44 पैसे और कॉस्ट 9.7। हुकूमत ने इसके अंदर प्रैक्टिकली शायद 2-4% कमाया हो। 90% जो कमाया है वो आपकी बेस प्राइस ने बढ़ाया है, जिसके अंदर शेल, टोटल, अटक और हेस्कॉल के पंप्स हैं। 3 अरब रुपया, 30 अरब रुपया एक रात में कमाया इन्होंने। Just for your information, because you have the background of finance. अच्छा जी, अब 3 आर्गुमेंट्स का मैंने जवाब दिया, 4 का दें, टाइम आपका है। बिल्कुल देखिए, मेरा ताल्लुक है साउथ पंजाब की तहसील अहमदपुर शर्किया से, जो डिस्ट्रिक्ट भावलपुर की सबसे बड़ी तहसील है। और इनके दौरे हुकूमत में मुझे जो मेरी तहसील है या मेरा इलाका है साउथ पंजाब का, उसको 12% से ज्यादा कभी भी बजट में शामिल नहीं किया गया। बल्कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारा खून निचोड़ के इन्होंने लाहौर पे लगा दिया। जितना हमारा बजट का 55% इन्होंने लाहौर में लगाया। और अब ये उस्मान बुज़दार को कह रहे हैं जी इसने 30% कम रखा है। आप जितना भी कम कर लें, आपसे कम कोई नहीं रख सकता। जितने प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, डीजी खान में जा रहे हैं, आपके लिए आखिरी साल में आपने 117 बिलियन एलोकेट किया है, 50% लेस है। मैं आपको चैलेंज करता हूं। अच्छा, आपका बजट पंजाब के एहसान, जरा मुझे सिर्फ सवाल का जवाब लेने दे, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, फिक्र ही ना करें जी। देखिए, नंबर्स में अगर आप जाएंगे तो पैसे तो आप लोगों ने रखे बजट के लिए होते थे, लेकिन जाते वो टीटियां लग के कहीं और थे। वो तो आप इस वक्त कोर्ट्स में जब जाएंगे, मामला गए हुए, और वो अगर बता दिया कोविड-19 ज़्यादा हमारे शहबाज शरीफ साहब ने, तो पता लग जाएगा कि बजट में जो नंबर्स रखे जाते थे वो जाते कहाँ थे बेसिकली। लेकिन बात यह है कि जो ग्राउंड पे चीजें बनेंगी और नजर आ रही होंगी वो पता लग जाएगा। सड़कें क्यों टूटी?
सड़कों के ठेके 2 साल पहले 21 महीने पहले पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत आई है और उसके 1.5 महीने के बाद जो है वो पंजाब में उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और सड़कों को जिन पे अरबों खरबों रुपया बनाया वो क्यों टूटी? आपने किन ठेकेदारों को दिया बता ठेका? आप 10-10 साल के लिए सड़क कंटिन्यूअस रिपेयर मेंटेनेंस होती है दुनिया भर में सड़कों की, आप क्या बात अच्छा जवाब तो लेने दें, जवाब आ जाए। बना जो अपनी परफॉर्मेंस को आप लेटा नहीं मार सकते। हमने देखा हुआ, मैंने तो वो सारा हालात देखे हुए ना, जिस तरह हम पहुंचते रहे और जो हालात है और जितना गटरों का हशर निकाल के गए, और आप इनका जुल्म देखें। क्यों हमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के खत्म करना पड़ा इनका? इसलिए कि जब हमारी हुकूमत का टाइम आया, इनके जो लोकल गवर्नमेंट में इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे थे, उन्होंने पूरे इलाकों में ईंटें और सीमेंट की वो बोरियां डाल के पूरा इलाकों का सिस्टम चौक किया कि लोग तब्दीली को गालियां दें। तो फॉर गॉड सेक, माफिया जो ऑपरेट कर रहे हैं वो हमें सबका पता बड़ी अच्छी आप तरह सही से। नहीं कर सके, 2 सालों में आप सही नहीं कर सके, कमाल हो। अच्छा, आबिद सलीम जो सलमान आबिद, देखिए, मैं उनकी तनकीद को सर आंखों पे, मैंने सिर्फ उस्मान बुज़दार की जात पे आपने कहा कि लोग अटैक क्यों करते हैं, क्यों उनको नहीं मानते, तो मैंने उसका जवाब दिया कि माइंडसेट ये है कि इब्ने सुल्तान जो होगा वही असल में सारा काम कर सकता है और कोई लेमैन या सियासत से जिसका। लेकिन ये तो बता दें कि कल 4 घंटे तक लाहौर के पेट्रोल पंप क्यों बंद रहे हैं, बस ये बता दें मुझे। ये बिल्कुल देखिए, मैं उनका जवाब नहीं दूंगी, वो उनके अपने तर्जुमान जरूर देंगे और अगर इस तरह हुआ है तो जरूर जाहिर है हुकूमत उसकी जिम्मेदारी लेगी। मैं तो आपको वफाक की जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं उस पर जरूर कमेंट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो वजीर आजम इमरान खान साहब का बयान है और जो अज़्म है वो ये है कि जिस माफिया ने ये सारा ड्रामा रचाया है और जिस तरीके से यहाँ पे कीमतों की अभी मार्केट में आवाज निकलती है और लोग अपने पेट्रोल पंप्स बंद करके बैठ जाते हैं, इनके खिलाफ अब स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। जिस तरह ठीक हो गया। कवल मुझे एक चीज बताइएगा, विद आई नो कि आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल सच तरीके से कर रही हैं। हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पता है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम, सेक्रेटरी एविएशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, ये लोग क्या कर रहे हैं हुकूमत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। मतलब मेरा सिर्फ एक, बिकॉज मैं एज एन मीडिया पर्सन मुझे नज़र आता है, मैं सिर्फ एक सवाल है कि क्या वहाँ पर भी लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी आप लोगों के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रही है, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि आप लोग सक्सेसफुल ना हो सके। को जितना फ्री हैंड और जितनी रिस्पेक्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आके दी और जितना उनका कॉन्फिडेंस विन करने की कोशिश की, किसी ने नहीं की आज तक। और हमें भी ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं तमाम एमएनए एमपीए। मैं आपको अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग का बता रही हूँ कि हमारे 99% लोगों की कंप्लेंट्स अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी होती है और वज़ीर-ए-आज़म उसको एड्रेस इस तरह करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई आप वो रिवायती सियासतदानों वाले काम प्लीज मत करें कि थानों की सियासत कर रहे हैं और जाके अपॉइंटमेंट्स करा रहे हैं और वो और ब्यूरोक्रेसी की रिस्पेक्ट करें। लेकिन मैं समझती हूं बट दे हैव टू डिलीवर ना। आप उनकी रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट, कमल आप उनकी रिस्पेक्ट तब करेंगी जब दे विल डिलीवर। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं मंसूर, मैं बात करें। जवाब दे दें। देखिए, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जाहिर है बीच में एलिमेंट्स ऐसे मौजूद जरूर होंगे और हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये हुकूमत कामयाब हो और उनको अब सॉर्ट आउट किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नोटेड ने चीनी की, मेरी सुन ले बात, चीनी का जिस वक्त ये फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें आपको पता है कि उन्होंने कोई भी बात छुपाई। एफबीआर के, एफआईए के, एससीसीपी, जिसका रोल था, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सारों की लाइन हाजिरी है। ओके, मुझे जरा आपके पास आने दीजिएगा। कवल मुझे 1 मिनट दीजिएगा, लेट मी कम बैक टू यू। बात कंप्लीट करने दें कि ऑयल माफिया जिस तरह ऑपरेट कर रहा है और जिस तरह लोगों के इलीगल गिरफ्तार तो आपने कोई भी नहीं किया, कंपटीशन बेंचेस पे मौजूद लोगों के, जिनमें बहुत सारे बड़े नाम है, दानियाल अजीज साहब हो गए। ठीक, मुझे जरा वापस आने दीजिएगा जी, मुझे जरा वापस आने। पेट्रोल पंप से इलीगल, इन सब पे अब हाथ डालेगा। ठीक है। अच्छा एहसान, मुझे एक चीज बताएं, थोड़ी सी हम फॉरवर्ड चलते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ साहब को फोन किया और नेक्स्ट वीक के अंदर, मतलब कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। इसका पर्पस क्या है? क्योंकि बजट भी पास होना है, उसके साथ तमाम ऑपोजिशन पार्टीज, क्या आपको लगता है अब आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे और जो आपका पर्पस है दैट विल बी सर्व्ड? का पर्पस एग्जैक्टली यही है कि 25 रुपए जो है पेट्रोल के बढ़ा दिए गए और ना उगरा से जो है वो इजाज़त ली गई। फाइनेंस डिवीजन जो है वो मिनिस्ट्री मिडल ऑफ द मंथ में 26 को नोटिफिकेशन इशू कर देती है। 16 से 30 अरब का छिक्का लगा OMCs का, 80% ये टैक्स ले रहे हैं।
इसके ऊपर 55 रुपीज का कॉस्ट कर रहा है पेट्रोल, 45 रुपए टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि अनप्रेसिडेंटेड। इसी तरह आप आ जाएं इस बजट के ऊपर, जो बजट इन्होंने पेश किया है, इट इज अ रॉन्ग बजट। इसके अंदर डेवलपमेंट का हदफ ही, इसका हदफ ही पिछले साल से कम रखा है, और इसके अंदर जो है वो ये जो अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं अचीव होना। ना ग्रोथ टारगेट्स अचीव होने हैं, ना इनसे टिड्डी दिल का मसला हल होना है। इसी तरह ये जो हम इकट्ठे हो रहे हैं, यही मामलात हैं जो इकोनॉमिक हम फॉल आउट के अंदर जा रहे हैं। एक ये जो पीटीआई की हुकूमत है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई है फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली इस मुल्क के लिए। तो इन सारे जो है वो मकासद को ऑपोजिशन एक पेज पे आएगी और इन चीजों को डिस्कस करेगी, और सबसे पहले तो इनको एक्सपोज करेगी। तो आपका पर्पस इनको गिराना नहीं है, जो इनकी लूप होल्स हैं उनको एड्रेस करना है, सपोर्ट करना है, अगर मैं जो समझ सका हूं ऐसा है। बिल्कुल, देखिए ये अभी जिस तरीके से हम लोग इनको टोटली एक्सपोज करेंगे, इन पे प्रेशर डालेंगे, इनको हम लोग हाईलाइट करेंगे इनके फ्लॉज को, लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत सारी बातें की। अगर मुझे रिस्पॉन्ड कर लेते हैं तो ये जो पेट्रोल का जो ये टैक्स है ना 80%, ये गरीबों को टैक्स लगाया है इन्होंने 44.5 जी, 44 रुपए। 80% सर, जो लेवी और टैक्स को जब आप मिला लें तो 45 रुपीज बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। 55 रुपीज तो लेवी एंड टैक्स। इसका मैं आपको जवाब कवल में आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। सिर्फ मुझे ये पॉइंट खत्म कर लेने, मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। कहानी ये है, इसकी कहानी ये है, सुन लें, मैं आ रही है जी, अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें कहानी ये है कि इन्होंने बजट में हदफ रखा था पिछले साल 216 अरब का, जो पेट्रोल की लेवीज है, इन्होंने 260 कलेक्ट किया। ये गरीब से इन्होंने पैसा निकाला, और आप हैरान हो जाएंगे कि इस बजट के अंदर इन्होंने 460 अरब का हदफ रखा है। इसका मतलब है कि ये टैक्स और लेवीज को बढ़ा के ही कंटिन्यूसली चलेंगे पूरा साल, और ये गरीबों के ऊपर टैक्स लगाया। और ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल निकलेगा कि जब तेल सस्ता था तो मिला नहीं, और जब महंगा हो गया तो छक्का लगा दिया, 30 अरब का इन्होंने लेके दे दिया। फिर ये माफिया होंगे कि माफिया ने कर दिया, लेकिन इनके कंट्रोल में, मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं है इनके कंट्रोल में, कुछ नहीं है। ओके, अपने इर्द गिर्द देखें। ठीक है सलमान आबिद साहब, मुझे 2 चीजें, एक कंवल शोजब की और एक एहसान की। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पंजाब में नहीं चल रहा, केपीके में नहीं चल रहा, कहीं नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं कि जी पीएमएलएन के जो लोग थे उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि सारे इस तब्दीली को गालियां निकालें, दैट्स द रीज़न। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड क्या वाकई ऐसा है जी? देखिए, असूली बात यह है कि इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जो दुश्मनी का मुजाहरा फरमाया माजी के अंदर, उसकी पूरी रिकॉर्ड मिसाल मौजूद है। प्रॉब्लम यह है कि जो हमें सबसे ज़्यादा मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान साहब बार बार लोकल गवर्नमेंट की बात करते थे, पावर डिवॉल्व करने की बात करते थे, अब 2 साल हो गए ना, इस पंजाब में आपने इलेक्शन नहीं करवाए ना। केपीके के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? वहां तो आपकी 2/3 मेजोरिटी है ना, वहां तो कोई सख्त अपोजिशन भी नहीं है, उसके बावजूद वहां इलेक्शन नहीं हो रहा। वजह क्या है? देखिए, जब आप अपोजिशन में होते हैं, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, सब कहते हैं जी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करें, सब कहते हैं जी लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। जैसे ही इक्तिदार के अंदर आते हैं, आप वो डिसेंट्रलाइजेशन भी भूल जाते हैं, आप वो डेवोल्यूशन भी भूल जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी भूल जाते हैं। और अब आप देखिए कि 2 साल से ये इलेक्शन भी नहीं करवा रहे, ना इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, ना केपीके के अंदर हो रहे हैं। सिंध के अंदर भी वो टेन्योर अगस्त में खत्म हो जाएगा, वहां इलेक्शन ड्यू है, बलूचिस्तान में ड्यू है, वहां इलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैं तो मजमूई तौर पर ये देखता हूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इनके जो एमपीएज एमएनएज हैं, ये बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट में संजीदा नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। भाई, जब डेवलपमेंट फंड जो है सारा का सारा एमएनए और एमपी ने इस्तेमाल करना है, और वो तो लोकल गवर्नमेंट को क्यों कबूल करेंगे? लोकल गवर्नमेंट तो उनके मुकाबले में एक नया एक मुतबादल इदारा आ जाता है ना, जिसको वो कबूल नहीं करते। तो 18वीं तरमीम का देखें, 18वीं तरमीम का पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के पेट में जो मरोड़ उठती है, आप इन दोनों जमातों से पूछे ना कि 2010 से लेकर 2010 में 18वीं तरमीम मंजूर हुई ना, 2010 से लेकर 2018 के इलेक्शन तक क्या किया इन्होंने लोकल गवर्नमेंट? पंजाब के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था ना, मैं पंजाब के तमाम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जानता हूं, सियासी तौर पर आपने उनको मफलूज बनाया हुआ था, यतीम बनाया हुआ था। सारा का सारा सिस्टम पंजाब में राना शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज बैठ के ऑपरेट करते थे। आपने कितना उनको पावर दे दी थी? पीटीआई ने जहां केपीके के अंदर किया, उसके बाद वो भी चुप हो गए। वजह मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी सादी सी वजह है, हमारी पॉलिटिकल रूलिंग एलीट, चाहे वो किसी भी जमात से है, वो लोकल गवर्नमेंट को अपने लिए खतरा समझती है, और वो लोकल गवर्नमेंट के मुकाबले में चाहेंगे कि प्रोविंशियल और जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, ये ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट फंड को खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं।
ठीक है। अच्छा कवल, मुझे एक चीज़ बताइएगा थोड़ा सा, ये जो आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं अभी इत्तेहादों की बात नहीं कर रहा, राजा रियाज उन्होंने कहा जी तरक्याती फ़ंड नहीं मिलते, क्या हम खुदकुशी कर लें? स्पीकर ने उनका माइक बंद किया हुआ था। मुझे एक ये देखें, एक तो चीज़ चलें वी कैन बाय कि जो इत्तेहादी हैं वो आप लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, एग्रीड। इस वक्त बजट पास होना है, वो आप लोगों को पूरा कोशिश कर रहे हैं, ऑपोजिशन कर रही है कोशिश, लेकिन आपके जो अपने पार्लियामेंटेरियन हैं, जो पीटीआई के एमएनएज हैं, उनकी भी सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है। इसकी क्या वजह है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पार्टी के लेवल पे इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिए गए फॉर लोकल गवर्नमेंट। दूसरी बात जो आपने कहा कि एमएनएज बहुत सारों का इतराज इसलिए जायज है कि वजीर आजम ने डेवलपमेंट फंड्स जिस तरीके से हुकूमत में, आपको पता है खजाना में वो था, क्रंच था, तो उन्होंने उस तरीके से नहीं दिए उनको, और वो उससे ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हम उनको समझा रहे होते हैं अपने जितने एमएनएज हैं कि भाई थोड़ा हौसले से चले, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे होगा आप अपनी स्कीम्स दे दें, और स्पेशली जो बेसिक खवातीन से या आवाम से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, साफ पानी के मसाइल हैं, इस किस्म की वो लेकर आए डेवलपमेंट स्कीम्स, ताकि हुकूमत उसको एड्रेस कर सके। बिल्कुल ठीक और बाकी ये कि अब क्योंकि 18वीं तरमीम है तो ज्यादा सूबों का काम है, वफाक से इतने पैसे इसलिए भी नहीं दिए जाते, लेकिन ऑब्वियसली अब जो हमारे एमएनएस के इश्यूज है उनको एड्रेस किया जा रहा है, उनको एड्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक, गुंजाइश हुई तो जरूर हम उनको, बिल्कुल ठीक है। कवल शोजब थैंक यू वेरी मच, एहसान अफजाल खान थैंक यू वेरी मच, सलमान आबिद साहब थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। एक छोटी सी ब्रेक ले, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाजरीन, पबजी एक वीडियो गेम है, पूरी दुनिया में काफ़ी इसकी चर्चा है। ये एक ऐसी वीडियो गेम है जो बच्चों को डैमेज कर रही है, दुनिया का अगर मैं कहूँ फैब्रिक डिस्ट्रॉय कर रही है, तो ये गलत नहीं होगा। बच्चे इस गेम की, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, और जो बच्चे इस गेम को खेलते हैं उनके अंदर उतनी ही एंग्जाइटी, उतनी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है, जिसके नतीजे में पिछले 5 रोज़ में 2 बच्चों ने ख़ुदकुशी की। एक लाहौर के अंदर थाना कैंट में क्रिश्चियन बच्चा था, जॉन्टी जोसेफ इसका नाम था, और दूसरा थाना हंजरवाल में ज़करिया। ये बच्चों ने ख़ुदकुशी कर ली, वेरी अनफॉर्चुनेट। और पेरेंट्स ने स्पेसिफिकली हमें कैपिटल टीवी के फोरम पर बहुत रिक्वेस्ट की कि इसको आप अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करें। नाज़रीन, एक मेरे लिए एक बड़ी चेंज हुई कि लाहौर पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया, और ये इनिशिएटिव डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने लिया कि उन्होंने पीटीए को ये रिक्वेस्ट की कि इस गेम को पाकिस्तान में बैन हो जाना चाहिए, बिकॉज इससे बच्चों की जो टेंडेंसी है दैट्स गोइंग ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन। 65% बल्ज है हमारा यूथ का, एंड विच इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अशफाक अहमद खान साहब। खान साहब थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। खान साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा ये पूरा हुआ क्या, व्हाट हैज़ हैपेंड, और ये जो आप बात करते हैं डिजिटल एग्रेशन है जो पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ा रहा है इस गेम को देख के, व्हाट इज सो जी? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। मैं अभी आपकी सुन रहा था जो आपने बात की है कि कुछ ऐसी कंप्यूटर गेम्स हैं जो ऑनलाइन गेम्स हैं, पूरी दुनिया में लोग इसको खेल रहे होते हैं, और ये इंटरेक्टिव गेम्स हैं। इंटरेक्टिव गेम्स का मतलब है कि बंदा फिजिकली उसमें, जो एडोलेसेंट्स हैं, जो हमारी यूथ है, उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इसी तरह के अभी रिसेंटली 2 वाकयात जैसे आपने खुद बात की हुए, एक 20 जून को हुआ है यहाँ पे थाना नॉर्थ कैंट में, और एक 22 जून को हुआ है हंजरवाल में, जिसमें एक में जॉन्टी जोसेफ बच्चे का हुआ है मसला और दूसरी तरफ जकरिया का। तो उस चीज से हमारे जो पुलिस की हायरार्की है, पुलिस स्टेशन है, हमारे जो डीएसपी और एसपी कंसर्न थे उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, भी ऐसा वाकयात क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि दोनों केसेस में ये चीज देखने में आई है कि बच्चे मरने से पहले, यानी कि उनके मोबाइल फोन पे गेम ऑन थी पबजी के नाम से। अच्छा जी। ये सिर्फ पबजी का मसला नहीं है, और भी बहुत सी इंटरेक्टिव गेम्स हैं जो कि इस तरह की आपको अग्रेशन, डिप्रेशन, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन के एलिमेंट आ जाता है इंटरेक्टिव प्ले के दौरान, और उससे यूथ बहुत अफेक्ट होती है। आपको पता है कुछ साल पहले भी इस तरह के वाकयात हुए थे। फिर जब मामला ये हमने डिस्कस किया अपने हायरार्की से, पुलिस लीडरशिप से, तो सीसीपी लाहौर को, जुल्फकार हमीद साहब को मैंने लिख के भेजा है अपने ऑफिस की तरफ से, चूंकि मुझे मेरे जो एसपी साहबान हैं, जो एसएचओ साहबान हैं, उनकी तरफ से स्पेशल रिपोर्ट्स आई थी, उनकी बेस पे लिख के भेजा है कि हम आगे टेकअप कर रहे हैं कि पीटीए जो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी है, तमाम चीजों को रेगुलेट करती है इस सिलसिले में, कि वो इसको बैन कर दें। और इसी तरह हमने उनको रिक्वेस्ट की है, चूंकि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं, वो मजीद भी एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी इंटरेक्टिव गेम्स हैं जो यूथ को खराब कर रही हैं और उसमें डिप्रेशन
और एग्रेशन पैदा कर रही हैं। ओके, खान साहब मुझे ऐसी बहुत सी गेम है इस तरह के हैं और उनको हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे पीटीए को कि उनको बैन किया जाए। अच्छा खान साहब मुझे दो चीज़ें और बताइएगा। इंटरनेट की इट्स वेरी यूजफुल, हम लोग सारा दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ जो है स्पेसिफिकली यूथ एक ऐसी बाल्ज है हमारा पाकिस्तान का जो बहुत ज़्यादा नेट एक्सेस पे जाता है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग कोविड-19 सिचुएशन। इसको एड्रेस करने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे जी? जी बिल्कुल, मैं अभी आपसे जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी 3-4 घंटे पहले एक वाकया हो चुका है, 2 कत्ल हो चुके हैं यहाँ पे कान्हा के इलाके में आज, और उसमें यही बात थी कि बेसिकली उनका फेसबुक पे एक दूसरे के खिलाफ कमेंट्स लिखने पे और मुख्तलिफ किस्म की बातों पे झगड़ा हुआ, तकरार हुआ, इसी मोटिव की बेस पे 2 नौजवान लड़कों का कत्ल हो गया। आज की बात है, ये 3:30 बजे का वाकया है। हमें इस चीज में भी हम जरूर देखेंगे, चूंकि साइबर क्राइम के ऊपर FIA काम करता है, हम उनसे जरूर इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि जो तमाम सरकारी इदारे, चाहे रेगुलेटरी बॉडीज हों, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, जब तक वो ऑर्गेनाइज होकर काम नहीं करते तो ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनकी सिनर्जी क्रिएट करने की जरूरत होती है। आपको पता है 1-1-2-11, तो हमें ये चीज देखनी है कि लॉ इन्फोर्समेंट के कि जैसे जैसे हालात चेंज हो रहे हैं, डायनामिक्स हैं चेंज हो रही हैं, तो हम क्राइम को एक कलेक्टिव होलिस्टिक अप्रोच के तौर पे देख के उसको कंट्रोल करें। और ये अग्रेशन, डिजिटल अग्रेशन जो इंटरनेट की मदद से और ये चीजें हो रही हैं, उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। और आपने सही बात की कि कंप्यूटर एक बड़ी यूजफुल चीज है, लेकिन उसका यूज अगर मिस यूज में आ जाए तो वो नुकसानदेह होता है। और कोविड-19 में चूंकि लोग बहुत लॉकडाउन है, इसका यूज बहुत बढ़ गया है, तो उस सिलसिले में हम देखते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रैक्शंस और प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। और उस पे वाकई कम्युनिटी को, मोहल्ले को, गली को, खानदान को, सबको सोचने की जरूरत है, रोल अदा करने की जरूरत है अपना। हाँ साहब, मुझे लास्ट चीज बताइएगा, आपने क्योंकि ये चीज इनिशिएट की एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, लोगों ने बहुत यकीन करे जब ये हम लोग न्यूज ब्रेक कर रहे थे, माए बच्चे दुआ दे रहे थे कि शुक्र है कोई इनिशिएट कर रहा है इस चीज को। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी शॉर्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए पेरेंट्स की इस वक्त? जी देखिए, फैमिली यूनिट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक बच्चों के साथ माँ बाप का इंटरेक्शन ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, दोस्तों की तरह ना रहे, उनको पता हो कि उनके बच्चे, देखें पुलिस जो है उसके पास इस किस्म का कोई मैंडेट नहीं है कि हम जाके घरों के अंदर, एवरीबॉडीज होम इज हिज कासल, हम उनके किलों के अंदर, उनके घरों के अंदर जाके नहीं देख सकते कि वो बच्चे उनके क्या कर रहे हैं। ये माँ बाप, मोहल्ला, रिश्तेदार, उन सब ने रोल अदा करना है और उनके साथ उनको इंटरेक्ट करना चाहिए, नजर रखनी चाहिए बच्चों पे वो क्या कर रहे हैं। और इसी तरह हम बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको भी ऐसी तमाम ऑनलाइन एप्लीकेशंस को नजर रखनी चाहिए, जिनकी मदद से चाहे वो सोसाइटी में सेक्टेरियन हार्मनी डिस्टर्ब हो रही हो, चाहे रिलीजियस हार्मनी डिस्टर्ब हो रही हो, या और किसी किस्म की नफरत, अग्रेशन और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हो। पुलिस ये कर सकती है कि हम, एक कंसेप्ट होता है कम्युनिटी एंगेजमेंट का, हम बिल्कुल कम्युनिटी को एंगेज भी कर रहे हैं, हम कम्युनिटी पुलिसिंग करने पे बिलीव करते हैं। हमारे जो लीडरशिप है, CCP लाहौर है, IG पंजाब शोएब दस्तगीर साहब हैं, तमाम की ये प्रायोरिटीज में शामिल है कि हम इसको एक कम्युनिटी को साथ लेके चलें और इस तरह की जो वाइसेस हैं, सोशल इवल्स हैं, उनको एड्रेस करें। बिल्कुल ठीक है। अशफाक अहमद, मेन रोल फैमिली ने अदा करना है। ठीक, अशफाक अहमद खान साहब, DIG ऑपरेशंस लाहौर, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। आज के लिए इतना ही, मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।